नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अरोड़ा और आज दिल्ली से आए डॉक्टर अंशुमन जी हमारे बीच में यह नजीबाबाद आ चुके हैं, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, ये जो माह चल रहा है, ये वर्ल्ड कैंसर मंथ है और इसके तहत यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन जी आए हैं और वो आज आप सब लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी देंगे। इसके बारे में ये आपको बताएंगे कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि अब तक लोगों के मन में केवल आम धारणा ये थी कि कैंसर होने की वजह केवल और केवल तंबाकू है, जबकि आजकल की जो हमारी संस्कृति है, जिस परिवेश में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वो कितना दूषित और कितना जहरीला हो चुका है। जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं वो कितने ज़्यादा हमारे शरीर पर इफेक्ट डाल रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, ये आज आपको बताएंगे डॉक्टर अंशुमान कुमार। दिल्ली धर्मशिला नारायणा कैंसर हॉस्पिटल। आज आपका नजीबाबाद में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है आगमन का? कैंसर की जागरूकता एक मुहिम की तरह चलनी चाहिए, जिसका एक सूत्रधार समझ सकते हैं। हर क्षेत्र में घूम के मैं जागरूकता के लिए कर रहा हूँ। जागरूकता दो स्तर पे है, एक जन जागरूकता, पब्लिक अवेयर हो, और दूसरे डॉक्टर्स जो है वो अवेयर हो, जिनके पास इस तरह के केसेस शुरुआती या प्री कैंसर स्टेज पे आते हैं या शुरुआती लक्षण से आते हैं, वो एडवांस हो जाते हैं, उनकी सही समय पर पकड़ हो, इलाज हो, ठीक हो। और सबसे बड़ी ज़रूरत है जिसमें जन जागरूकता, जन भागीदारी और सरकार सबको इन्वॉल्व होना है, वो है कैंसर की रोकथाम। रोकथाम अगर कर देंगे तो जो समाज पे कैंसर का बर्डन या हमारे देश पे कैंसर के ट्रीटमेंट का बर्डन पड़ा हुआ है, ये कम हो सकता है। इसमें कोई अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के क्या कारण है? कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, ये अवधारणा है। 5 से 15% कैंसर सिर्फ जीन की समस्या से है, बाकी सारी समस्याएं वातावरण की है। वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण है आपका खाना पीना। 30 से 35% कारण कैंसर का आपके खाने में, जिसमें खास करके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो पैकेट बंद खाना आप देख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत खतरनाक है। इसके बाद आती है जो समस्या है बीमारी, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़ और शराब, सिगरेट, तंबाकू, ये बहुत लोगों को पता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो पता नहीं है, उसमें आता है वातावरण का प्रदूषण, प्लास्टिक और नॉन स्टिक तरह के बर्तन या केमिकल रासायनिक तत्व जो आपके वातावरण में, आपके घर में, आपके आसपास घूम रहा है। ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बना जो लोग दे देता हूँ। B2B, बैक टू बेसिक्स, अपने जड़ पे वापस जाए। इंसान सभ्यता में जैसे इवॉल्व हुआ था, उन चीज़ों को संभाले, जिसमें जीवन शैली को सुधार ले। खाना जमीन से निकले हुए जितना कम से कम उसकी फैक्ट्री प्रोसेसिंग हो, उतना खाना बेहतर हो। पानी का स्रोत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया स्रोत है। बेवजह पैकेट बोतल पानी में ना जाए। खाने के बर्तन को मिट्टी, पीतल, लोहे के बर्तन में खाना बनाए। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक पे खाना ना बनाए। ये बैक टू बेसिक्स हुआ। मिनिमलिज्म, दूसरा सिद्धांत, अपनी ज़रूरतों को जितना हो सके कम करें। तीसरा, तनाव कम करें। तनाव लोगों को छोटी बात लगती है, बिना तनाव के इंसान नहीं चल सकता है, सच है। लेकिन परसिस्टेंट अगर बरकरार रहे, लंबे समय के लिए रहे और इंसान को बेवजह तनाव होने लगे, तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर। इन चीज़ों को कम कीजिए। अपने चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन, मतलब कमर की लाइन को पतली करें। चेस्ट लाइन से मतलब मोटापा आपका कम हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल खत्म करें, मतलब घूमना, टहलना और किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज। जिम साइंस रिकमेंड नहीं करता है, जिम का बहुत फ़ायदा है, लेकिन किसी भी तरह की एक्सरसाइज, व्यायाम करें, जिससे आप ठीक होंगे। अगर योग पद्धति को इंक्लूड कर ले अपने इसमें, तो कैंसर की रोकथाम में जरूर इसका फ़ायदा है। लेकिन अब धारणा क्या बना दी कि योग से कैंसर ठीक होता है, गलत बात है। योग कैंसर प्रिवेंशन में जरूर लाभ है। डॉक्टर पानी तो मिथ ये है, जिसको मिनरल वाटर कहते हैं, पानी बंद बॉटल बंद पानी को, वो डी मिनरल वाटर, उससे मिनरल निकाल लिया गया तो हड्डियाँ कमजोर हुई। प्लास्टिक की बॉटल में पैक किया गया, बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स उसमें मिला, जो कैंसर का कारण बना। उसके बाद PFAS, जिसको कहते हैं फॉरएवर केमिकल, सदैव रहने वाला, ये वातावरण में घूम रहा था, प्लास्टिक के जरिए निकला। माइक्रोवेव में जो
खाना गर्म करते हैं उसमें निकला, और नॉन स्टिक तवे में कढ़ाई में निकला, ये पहुँचा। ये आपको डैमेज कर रहा है, ना कि पानी डैमेज कर रहा है। पानी अगर रीजनल आप लें, जिस क्षेत्र में है वहाँ के क्षेत्र का पानी का टेस्ट कराएं, हैवी मेटल्स नहीं हो, पीफैस अगर नहीं हो, पानी सर्वोत्तम है, आपको पैकेट पानी की जरूरत है। आपने ये उठाया कि पहले यही माना जाता था कि कैंसर एक बुजुर्ग अवस्था की बीमारी है, लेकिन आज जन्मजात शिशु से लेके युवा अवस्था से लेकर हर जगह कैंसर हुआ। उसको दो भाग में बांटा। एक, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ कैंसर फॉर्मिंग एजेंट का एक्सपोजर हो जाए, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, रेज हैं, किरण, और माँ जो दवाइयाँ खाती है उसका, ये बच्चे के जब बच्चा गर्भ में पल रहा बच्चे के ऊपर एक्सपोजर हुआ, रिस्क बढ़ा। बच्चा जब यही बाहर निकला तो बाकी बच्चों से ज़्यादा उस पर रिस्क बना रहा और कैंसर डेवलप कर लिया। एक, युवा अवस्था में कैंसर हुआ। अर्ली एज से लोग फास्ट फूड, पैक्ड फूड पे चले गए, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि मोटापा बढ़ गया, स्क्रीन टाइम मोबाइल टेलीविजन पर बढ़ा दिया, रात को जगने लगे, दिन को सोने लगे, ये भी कैंसर का बहुत बड़ा कारण, ये युवावस्था में हो गया। और जो कैंसर बिल्कुल वृद्ध अवस्था में होता था वो आज 35 साल 40 साल में होने लगा, प्रौढ़ावस्था में। इसका कारण भी हुआ कि जब एक लंबे समय तक एजिंग होती थी तब कैंसर की संभावना बढ़ती थी। आज वो एजिंग मतलब वृद्धावस्था, नाम के लिए कम उम्र में ही वृद्धावस्था आ जाती है। इसके कारण कैंसर, ये कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, तो डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है, इसको दिमाग से निकालें। और इसको बनने की वजह क्या है? दो है। एक, कैंसर की सुचारू इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो लोग डर जाते हैं कि अब कहाँ जाएं। और दूसरा, बाबा थेरेपी, कुछ व्यापारी टाइप के बाबा कैंसर के इलाज की ढोंग और गुमराह रचे हुए हैं, ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैंसर एक बीमारी है, और कैंसर क्या बीमारी है इसको समझने के लिए अपने शरीर के अंदर की कोशिकाओं का असामान्य उद्देश्य विहीन वृद्धि होने लगे, इसमें क्षमता आ जाए एक अंग से दूसरे अंग में जाने, यही कैंसर है। इस बीमारी को अगर शुरुआती स्टेज में पकड़े तो और बीमारियों की तरह बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है, और इसके रिलैप्स को दोबारा होने रोकने के लिए जीवन शैली को ठीक रखें, दोबारा नहीं होते। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, फर्स्ट एक्सेप्ट द डिजीज, बीमारी को मान लें कि है, उसको फेस करें और संपूर्ण और सुचारू इलाज कराएं। ये तय करें कि कैंसर एक्सपर्ट कहाँ है, ना कि अस्पताल के नाम ले जाएं। अस्पताल एक बिल्डिंग है, अस्पताल कैंसर एक्सपर्ट नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा गुमराह हो रहा है, मरीज कहीं भटक रहा है, उसको इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। और सरकार से ये गुजारिश है कि कैंसर के इलाज की व्यवस्था विकेंद्रीकरण किया जाए। सिर्फ दिल्ली मुंबई में व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, छोटे शहरों में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या है जो ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? स्तन कैंसर की समस्या जो बढ़ी, पाश्चात्य सभ्यता की जीवन शैली को अपनाया, जिसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोटापा, खास करके कमर के पास का मोटापा ब्रेस्ट कैंसर का, स्तन कैंसर के रिस्क को बढ़ाया। रात में सोना, जगना और दिन में सोना, रात को देर तक जागना, जिससे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज हुआ। वो जागने की वजह कुछ लोग कामकाजी महिलाएं जागती हैं या मोबाइल के स्क्रीन के टेलीविजन के चक्कर में जागती हैं, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाया। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर होने की संभावना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जो शारीरिक संबंध बनाने से ट्रांसफर होता है। और अगर ऐसी महिलाओं का इम्यूनिटी गड़बड़ है, जैसे डायबिटीज की समस्या हो या स्मोकिंग करते हो, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहीं रुक जाएगा और ये बाद में जाके 10 से 15 साल बाद कैंसर होने लगेगा। महंगा होने के पीछे कारण समझिए, कोई भी इलाज करने में 3 व्यवस्था होनी चाहिए: अस्पताल, उसके अंदर डॉक्टर, नर्सेज, दूसरा दवाइयाँ, और तीसरी जांच की सुविधा, मतलब सीटी स्कैन, पेट स्कैन जैसी चीज़। अस्पताल, जब भी हम महंगा सस्ता की बात करते हैं तो मतलब बात हो जाती है प्राइवेट अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल क्यों दुरुस्त नहीं किए गए? 75 साल आज़ादी को हो गए। आज भी जीडीपी का सिर्फ 1.9% हमारा हेल्थ बजट है, जो किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो भारत की व्यवस्था के लिए 5% कम से कम हेल्थ बजट होना चाहिए, नहीं है। रोकथाम के लिए उस जीडीपी का जो 1.9% हेल्थ बजट पे आया है, उसका सिर्फ 0.6%, 0.6% रोकथाम पे खर्च हो रहा है, और रिसर्च पे खर्च हेल्थ बजट का 1.2%। तो कितना कम हो गया? तो व्यवस्थाएं लाचार हैं। अब कहिएगा कि लाचार क्यों नहीं, सरकार ने ठीक नहीं किया। आपने मांगा मंदिर मिला, आपने मांगा 370 मिला। किसने मांगा? स्वास्थ्य। आप न मांगिएगा न मिलेगा। जिस दिन पब्लिक डिमांड करेगी स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, आप उसको ठीक कीजिए, वो ठीक कर दिया जाएगा। चलिए, अस्पताल की बात हो गई। अब आइए डायग्नोस्टिक, मतलब
जांच की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, उस पर कैपिंग लगाई जा सकती है, मतलब इस जांच की कीमत इससे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती है। तीसरी आ गई दवाई का दर कौन निर्धारित करता है, डॉक्टर या अस्पताल? नहीं, यही पब्लिक में कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के पास अप्लाई किया जाता है कि मैं ये दवा मार्केट में लाना चाहता हूँ, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या रखूँ। तो जो दवाई 18,000 रुपये MRP लिखी जाती है, 2200 रुपये में उपलब्ध है दवाई, तो फिर 18,000 लिखी क्यों गई? तो सरकार उस पर कैपिंग कर दे। अभी रिसेंटली 2 साल पहले 492 कैंसर की दवाइयों पर कैपिंग की गई, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। तो एक सुविधा है। इसी तरह से चाहिए सारी दवाइयों को, खास करके कैंसर, हार्ट की दवाइयों पर कैपिंग कर दी गई। इलाज अफोर्डेबल हो जाएगा। और आयुष्मान भारत जैसी योजना एक अंतरिम इंतजाम कह सकते हैं, अंतरिम व्यवस्था हो सकती है, एंट्री मैनेजमेंट, लाइफ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सरकारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो आप प्राइवेट से हाथ मिलाइए, आयुष्मान भारत से सपोर्ट कीजिए और तब तक अपनी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड ले लीजिए। अदरवाइज क्या होगा, टैक्स पेयर का पैसा राजस्व में जाएगा, उस पैसे को आप 50 करोड़ के इलाज के लिए खर्च करेंगे, वो पैसा किसके पास जाएगा? प्राइवेट प्लेयर के पास, वो बिजनेसमैन के पास जाएगा। ये बंद करें, तब जाके सुचारू व्यवस्था होगी और पूरे देश में व्यवस्था एक होगी। अगर पूरे देश को एक कानून में लाना है तो स्वास्थ्य व्यवस्था का भी एक कानून होना चाहिए, एक वन कंट्री वन हेल्थ पॉलिसी। जीवन में आ जाए कैंसर का लक्षण हो सकता है, जैसे इंडाइजेशन, एसिडिटी कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर आपने उसकी दवा ली, ठीक हो गई, कोई घबराने की जरूरत नहीं। खास करके आपने रात में देर से खाना खाया, रात में नींद खराब हुई, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी भी समस्या के लिए, जो आम समस्या है, दवा ले रहे हैं, ठीक हो रहा है, फिर से बीमारी पलट रही है या तकलीफ पलट रही है, तो अपने डॉक्टर को यही कैंसर की जाँच करें। अब ये क्या क्या समान लक्षण, इंडाइजेशन, एसिडिटी, कोई भी मुंह में छाला, घाव, खास करके सिगरेट तंबाकू लेने वालों को, दांत हिल रहा हो, कहीं से असामान्य रक्तस्राव होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पुरुषों में पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग, टट्टी के रास्ते ब्लीडिंग, कोई गांठ या सूजन का होना, लंबी खांसी होना, आवाज़ में बदलाव, और ये सारी समस्याएं 3 हफ्ते से ज़्यादा चले और ठीक ना हो, इसका मतलब समस्या कैंसर की हो सकती है, उसकी जाँच। डॉक्टर, जो व्यापार के तहत दिखाया जा रहा है भगवाधारी कुछ व्यापारियों से, वो आयुर्वेद नहीं, उसको भूल जाए। मेडिकल जैसे मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, डेंटिस्ट्री, हर में एक परीक्षा पास करके डॉक्टर बनना होता है। अब जमाना वो ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का नहीं है, हर चीज़ का साइंस और एविडेंस चाहिए। जो क्वालिफाइड डिग्रीधारी वैद्य हैं, उनसे जब पूछेंगे तो कहेंगे कैंसर का इलाज आयुर्वेद में नहीं है। तो क्या है कैंसर में? आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन है, रोकथाम में कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद का बहुत बड़ा है। जो कैंसर का इलाज चल रहा है उसमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उस पर आयुर्वेद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों साइंस को चाहिए, एलोपैथ और आयुर्वेद को मिल के कैंसर रोगी का अगर इलाज करें तो इलाज बेहतर होगा। लेकिन व्यापारी से इलाज बेहतर नहीं होगा। गुमराह हो रहे हैं लोग कि मेन इलाज को छोड़ के व्यापारियों के पास गौमूत्र से इलाज करा रहे हैं, उससे कैंसर ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आयुर्वेद नहीं है जो क्लेम किया जाए।